हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी 101 दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, बिकॉज क्वेश्चन 1 to 3 मैं ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो वाले क्वेश्चंस आप देख लेना। बाकी अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो दीज आर लाइक द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, कल के पेपर के लिए आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाने हैं, आप ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन कंजर्वेटिज्म, डिस्कस द व्यूज ऑफ एडमंड बर्क एंड माइकल ओकशॉट। अब मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, मैं ज्यादा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो डाल चुकी हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बीपीएससी 101 की रिवीजन वीडियो थी, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करे हैं, और इसमें मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉपिक है कंजर्वेटिज्म, बर्क एंड ओकशॉट। इसका पूरा जो भी क्रक्स था इस टॉपिक का, वो मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ पहली वीडियो में। इस वाली वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, तो ये वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। बाकी अभी यहाँ पे करते हैं और शॉर्ट में समझेंगे, ताकि आपको कल के लिए कीवर्ड्स वगैरह याद रहें। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। देखो, कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल थॉट की एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, जो कहती है कि जो चीजें सोसाइटी में ऑलरेडी काम कर रही हैं, उन्हें बिना वजह तोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट्स होते हैं, थोड़ी पुरानी सोच, पुरानी ट्रेडिशंस वगैरह, इस सब को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। जो लोगों का थॉट कंजर्वेटिज्म होता है, वो ये सोचते हैं कि जैसी चीजें चल रही है चलने रहने दो। अगर हमने बीच में कुछ उन्हें छेड़ा, या हमने कोई रिफॉर्म करा या कुछ बोला उनके अगेंस्ट, तो हो सकता है कि सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाए। ओके, कंजर्वेटिज्म का मानना होता है कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन सालों के एक्सपीरियंस से बने होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी और रैडिकल चेंज डेंजरस हो सकता है। यानी कि अगर हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, पुरानी चीजें जो चलती आ रही हैं उनके खिलाफ, तो उससे सोसाइटी जो है डेंजरसली डेवलप हो सकती है। ओके, जो भी लोगों का थॉट प्रोसेस कंजर्वेटिज्म का होता है, उनका बिलीफ है कि ह्यूमन रीजन लिमिटेड होता है, और सिर्फ थ्योरी के बेस पर सोसाइटी को समझना पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब इस थॉट को समझने के लिए दो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी बोला है। एक तो एडमंड बर्क, और दूसरा आ जाता है माइकल ओकशॉट। हम इनको शॉर्ट में समझेंगे कि इन दोनों के क्या व्यूज थे और ये क्या सोचते थे कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स क्या है कंजर्वेटिज्म के। हमने मीनिंग समझ लिया है। मीनिंग सिंपल ये होता है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कहती है कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसको प्रिजर्व करके रखो। जो कस्टम फॉलो हो रहा है, जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, कोई उसको चेंज मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो। ओके, इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कंजर्वेटिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला इसमें होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है जनरेशंस का अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। देखो, कोई भी ट्रेडिशन चलता है, बड़ों के पैर छूना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये ऐसे ट्रेडिशन है जो कहीं लिखे नहीं हुए लेकिन चलते आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ये सब। ओके, दूसरा आ जाता है आपका अथॉरिटी एंड ऑर्डर। कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि बिना अथॉरिटी के सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है, विच इज समवट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ग्रेजुअल रिफॉर्म, यानी कि धीरे धीरे चेंज का आना, सडन नहीं। ओके, और फोर्थ और लास्ट प्रिंसिपल है स्केप्टिज्म ऑफ रैशनलिज्म, यानी कि सोसाइटी मशीन नहीं है जिसे हम रीडिजाइन कर सकते हैं, इसलिए जो जैसा चलता आ रहा है चलते रहने दो। ओके, अब एडमंड बर्क के अगर हम व्यूज देखें कंजर्वेटिज्म के, तो उन्हें मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का फाउंडर माना जाता है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके,
इन्हें फाउंडर माना जाता है मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का, और इनके आइडियाज मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में आए थे। ओके, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्रिटिक करा था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। बर्क ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्ट्रांगली देखो क्रिटिसाइज करा है सबसे पहली बात, ठीक है। उनका कहना था कि सिर्फ लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बेस पर हम सोसाइटी को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी डेंजरस बन सकती है। ओके, उनका कहना था कि जितनी भी ये मोनार्की, चर्च, ट्रेडिशंस हैं, अगर हम इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे तो इससे क्योस आ सकता है, लोगों के बीच में दंगे फसाद हो सकते हैं। ओके, रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री और एक्सपीरियंस को इग्नोर कर दिया और इसी वजह से वायलेंस और इंस्टेबिलिटी आई, ऐसा एडमंड बर्क ने कहा था। ओके, इन्होंने ट्रेडिशन और सोशल कंटिन्यूटी पे भी बहुत बात करी है। इनका कहना था कि सोसाइटी एक पार्टनरशिप है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बर्क की। ओके, अगर हम इनका ये भी माना था कि अगर हम ट्रेडिशंस को अचानक रिजेक्ट कर देंगे तो इससे सोशल बॉन्ड्स भी टूट सकते हैं। ओके, बर्क जो है ये चेंज और रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन ये कहते थे कि चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम सडनली नहीं। ओके, तो इनको थोड़ा कंजर्वेटिव रिफॉर्मर कहा जाता था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंसान पे। नेक्स्ट है माइकल ओकशॉट। ठीक है, इन्हें मॉडर्न कंजर्वेटिज्म के फिलोसोफर माना जाता है। ओके, फिलोसफिकल बातें इनकी ज्यादातर। इन्होंने सबसे पहली बात करी थी पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को साइंस नहीं है, पॉलिटिक्स को हम पढ़ के साइंस की तरह फॉर्मूले लगा के नहीं पढ़ सकते। ओके, इन्होंने कहा था पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, ना कि रूल्स और मैनुअल से। ठीक है, तो इनका मानना था कि ट्रेडिशन पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं, ना कि आइडियोलॉजी। जो आप ये चीजें कहते हो कि ऐसा फॉलो करो, लिबर्टी दो सोसाइटी में, फ्रीडम दो, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस करी है उनसे पूछो कि कैसे काम करती है पॉलिटिक्स। ओके, इन्होंने बेसिकली क्रिटिक करा था रैशनलिज्म को। इनका स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ये था कि रैशनलिस्ट सोचते हैं कि पूरी सोसाइटी को एक प्लान से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहीं ओकशॉट कहते हैं कि ये ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करता है और अथॉरिटेरियनिज्म की जाता है। यानी कि उनका कहना था कि कोई भी मैनुअल, तुम बुक में लिखी हुई बातें नहीं मान सकते, जो तुम्हारा अपनी सोच है उससे, ह्यूमन की कॉम्प्लेक्सिटी है उससे देखो कि सोसाइटी को कैसे काम करना चाहिए। ओके, इन्होंने कहा था कंजर्वेटिज्म एज अ डिस्पोजिशन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग कंजर्वेटिज्म कोई रिजिड आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक एटीट्यूड या डिस्पोजिशन है। ओके, कंजर्वेटिव्स का मानना था कि फेमिलियर चीजों को प्रेफर करते हैं लोग और प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू करते हैं और चेंज से नहीं डरते लेकिन कॉशियस रहते हैं। ओके, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो देखो दोनों लोगों ने यही बात करी है कि सोसाइटी जो पॉलिटिक्स है, तुम पॉलिटिक्स को किसी बुक के थ्रू नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस करी है चीजें, उनसे सीखो, और सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम से नहीं। अगर हम एकदम से सोशल प्रैक्टिसेस चेंज करने लग जाएंगे तो इससे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सोसाइटी टूट सकती है और सोसाइटी में काफी ज्यादा जो है लोगों के बीच डिफरेंसेस आ सकते हैं। ओके, बाकी अगर हम कंपैरिजन देखें इन दोनों का, तो बर्ग जो है वो ट्रेडिशन और हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं और ओकशॉट जो है वो आइडियोलॉजी और रैशनलिज्म के अगेंस्ट हैं। ओके, दोनों रेवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और दोनों पॉलिटिक्स को एक्सपीरियंस बेस्ड मानते हैं। ओके, इन लोगों ने क्रिटिसाइज करा है कंजर्वेटिज्म को बहुत ज्यादा, लोगों ने क्रिटिसाइज करा है कंजर्वेटिज्म को। इनका कहना था कि ये लोग बहुत इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, रिफॉर्म्स को स्लो कर रहे हैं और अथॉरिटी जो है लोगों से छीन रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग है बट इजी टू राइट है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे इस पीडीएफ से तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स मेन आइडियाज एंड की थिंकर्स। देखो, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने रिवीजन वाली वीडियो में पूरी थ्योरी डिस्कस करी है और उसके तीनों जो लोग हैं, तीनों मेन लोग मैंने डिस्कस करे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा देती हूँ।
पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अगेंस्ट एक रिएक्शन है. ओके, मॉडर्न थिंकर्स रीजन, प्रोग्रेस और यूनिवर्सल ट्रुथ पे बिलीव करते थे, यानी कि एनलाइटमेंट पे बिलीव करते थे. लेकिन पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं ये आइडियाज डोमिनेशन और एक्सक्लूजन क्रिएट करते हैं. ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म डाइवर्सिटी, डिफरेंस और पावर को हाईलाइट करता है बेसिकली. ओके, अगर हम इसका क्रिटिक देखें तो ये क्रिटिक करता है मॉडर्निटी को. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं मॉडर्निटी ने सिर्फ प्रोग्रेस नहीं दिया बल्कि कोलोनियलिज्म और कंट्रोल भी दिया है. ओके, यूनिवर्सल कैटेगरीज जैसे जेंडर, रेस और कल्चर, इन सबको इन लोगों ने इग्नोर किया था. ओके, इन लोगों ने मेटा नैरेटिव्स का भी रिजेक्शन करे, यानी कि ग्रैंड थ्योरीज वगैरह है जितनी, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब का भी इन लोगों ने रिजेक्ट करा है. ये इन थ्योरीज में बिलीव नहीं करते थे. ओके, अब अगर 3 लोगों की बात करी जाए तो लियोटार्ड ने बेसिकली मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट करा था. लियोटार्ड ने कहा था कि आज सोसाइटी इन सब पर बिलीव नहीं करती, नॉलेज बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट हो गई है, बहुत चेंज हो गई है. ओके, बाकी फूको ने जो है, मिशेल फूको, इन्होंने हमें कंसेप्ट ऑफ पावर दिया था. ये कहते थे कि पावर सिर्फ स्टेट के पास नहीं होती, पावर स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन्स और डेली लाइफ में होती है. और पावर जो है वो नॉलेज के थ्रू काम करती है. जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी उसके पास ही पावर होगी. ओके, उसके बाद आइडेंटिटी और डिफरेंस पे भी इन्होंने काफी बात करी है. इन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी किसी की फिक्स्ड नहीं है, जेंडर, कास्ट, क्लास, ये सब सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और पॉलिटिक्स रिकॉग्निशन और रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रगल है. इन सबको रिप्रेजेंट करने का स्ट्रगल है एक तरह. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में लक्लाउ एंड मॉफ की, तो इन्होंने रैडिकल डेमोक्रेसी पे बात करी है. ये डेमोक्रेसी का मतलब कहते थे कि सिर्फ इसका मतलब कंसेंसस नहीं होता कि आपने बातें मान ली लोगों की, इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल होता है. ओके, और मल्टीपल वॉइस का होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा कहा था लक्लाउ और मॉफ ने. ओके, अब इन लोगों को क्रिटिसाइज भी करा गया था पोस्ट मॉडर्निज्म वालों को. एक तो पोस्ट मॉडर्निज्म पर रिलेटिविज्म का ब्लेम लगता है बहुत ज्यादा, और कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं देती है पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ने, पर ये पावर को एक्सपोज करता है और मार्जिनलाइज्ड वॉइस को स्पेस देता है, इसलिए इसका इतना ज्यादा हम पढ़ते हैं इसके बारे में. ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस द नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी. देखो ये क्वेश्चन भी ना मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. मैंने प्रॉपर दोनों अप्रोचेस जो हैं वो डिस्कस करी थी सबसे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट स्लाइड ही है. देखो, व्हाट इज पॉलिटिक्स, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल. तो यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है. पहली बात समझते हैं पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है. पॉलिटिक्स पावर, डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है. ओके, पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं होती. गवर्नमेंट जिसके पास पॉलिटिक्स की पावर है वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको रिसोर्स मिलेंगे, किसकी वॉइस को हाईलाइट किया जाएगा, कौन सोसाइटी में ऊपर जाएगा, कौन नीचे, ये सब है ना. तो ये होता है पॉलिटिक्स. अब इसको पढ़ने के 2 अप्रोचेज आते हैं. ओके, एक अप्रोच होता है नॉर्मेटिव और एक होता है एम्पेरिकल. ओके, नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करें तो नॉर्मेटिव अप्रोच पूछता है कि कैसे क्या होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए. व्हाट वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपके नॉर्मेटिव में आ जाते हैं. जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब का फोकस इस पर होता है. और ये मॉरल और एथिकल अप्रोच है, यानी कि एक सही अप्रोच यही है. ओके, दूसरा अप्रोच आ जाता है हमारा एम्पेरिकल अप्रोच. एम्पेरिकल अप्रोच पूछता है पॉलिटिक्स एक्चुअली कैसे काम कर रही है, हाउ, यानी कि अभी के टाइम पे जो चीजें बोली गई थी क्या वो फॉलो भी हो रही है. तो ये लोग जो हैं ये फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रियल पॉलिटिक्स बिहेवियर पे. ओके, अगर हम दोनों का रिलेशनशिप देखें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों अप्रोचेस ही जरूरी हैं. नॉर्मेटिव्स के बिना पॉलिटिक्स ब्लाइंड हो जाती है और एम्पेरिकल के बिना थ्योरी इमेजिनरी हो जाती है. इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी तब मीनिंगफुल होती है जब वैल्यूज और रियलिटी दोनों को साथ लेके चले. ओके, अब ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस. ये वाले क्वेश्चंस पढ़ो. इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं लिंक भेज दूंगी. अगर तुम्हें बचे हुए 4 क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना 3. क्या कमेंट करोगे? 3. अगर तुम 3 करोगे तो मैं इसका पार्ट 3 कर दूंगी और मैं दोनों वीडियोस जैसे कि पार्ट 1
और रिवीजन वीडियो का लिंक भी नीचे डाल दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।